सो हेलो हे हाय माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग टी1 रिकवरी से स्टार्ट करने वाले हैं अपने एमआरआई का नया सेशन। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, सो इसमें देखने वाले हैं टी1 रिकवरी कर्व्स के बारे में। पहले तो टी1 रिकवरी कर्व ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन होता है एंड इसका कर्व ऐसे बनता है जो कि शो किया गया है टाइम के साथ। एंड यहाँ पे टी1 रिकवरी ऑफ फैट एंड वाटर शो किया जा रहा है। फैट और वाटर में कैसे होता है, तो शॉर्ट टी आर होता है एंड लॉन्ग टी आर होता है। तो जो लॉन्ग टी आर है वो शो किया गया ये फैट एंड वाटर के बीच में कंट्रास्ट डिफरेंस शो किया गया है एंड नो कंट्रास्ट बिटवीन फैट एंड वाटर। मतलब स्टार्टिंग इनिशियली डिफरेंस रहता है बट एट ए पॉइंट जब आते हैं तो इधर पे कोई डिफरेंस नहीं बचता है। तो एंड यहाँ पे शो कर रहा है टी1 रिकवरी इन फैट में कैसे होती है। तो फैट में फैट रिमेन्स लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन रैपिडली एंड ये ऐसे सीधे पहुँच जाता है। सो टी1 रिकवरी ये फैट में है एंड यहाँ पे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ शो करा गया है। वाटर रिगेन्स लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन स्लोली रिगेन करता है टाइम के साथ एंड ये टी1 रिकवरी वाटर में शो किया गया है। एंड यहाँ पे ये फर्स्ट आरएफ पल्स के साथ देन रिकवरी शो करी गई है। देन लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट्स फ्लिप्ड बाय नेक्स्ट पल्स ट्रांसवर्स कंपोनेंट यहाँ पे शो किए गए हैं एंड टी1 कंट्रास्ट जनरेशन शो किया गया है। ये दोनों ट्रांसवर्स शो कर रहे हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल कॉम्प्लेक्स फ्लिप्ड बाय नेक्स्ट पल्स एंड नाउ टी1 रिकवरी। तो चलो देख लेते हैं थ्योरी। अभी तक हम लोग वैसे देख रहे थे। So T1 recovery is caused by the exchange of energy from spin to their surrounding environment or lattice. So T1 recovery क्या होता है, caused होती है by the exchange of energy from spin to their surroundings environment or lattice. So it is called spin lattice energy and transfer. So T1 recovery किस वजह से होती है, exchange of energy from the spin of टू देयर सराउंडिंग एनवायरनमेंट और लैटिस एंड ये कहलाता है स्पिन लैटिस एनर्जी। एज द स्पिन डिसिपेट देयर एनर्जी देयर मैग्नेटिक मूवमेंट्स रिलैक्स और रिटर्न टू मीन आउट। जैसे जैसे स्पिन डिसिपेट करता है उनकी एनर्जी को तो उनकी मैग्नेटिक मूवमेंट और रिलैक्स और रिटर्न हो जाता है बीन आउट की तरफ एंड दैट इज दे रिगेन देयर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन और फिर वो रिगेन करते हैं रियल लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन। द रेट एट विच दिस अकर्स इज एक्सपोनेंशियल प्रोसेस एंड इट टेक्स प्लेस एट डिफरेंट रेट्स इन डिफरेंट टिश्यूज। ये डिफरेंट टिश्यूज़ के लिए अलग अलग होता है एंड द टी1 रिकवरी टाइम ऑफ द पर्टिकुलर टिश्यू इज एन इंट्रिंसिक कंट्रास्ट पैरामीटर दैट इज इनहेरेंट टू द टिश्यू being imaged. It is constant for a particular tissue and is defined as the time it takes for 63% of the longitudinal magnetization to recover in that tissue and the period of time during which this occurs in the time between one excitation pulse and next और TR। जो टाइम होता है जिसके बीच में टाइम बिटवीन वन एक्साइटेशन पल्स एंड द नेक्स्ट TR होता है। द TR therefore determines how much T1 recovery occurs in particular tissue and equations of T1 recovery. So mzt is equal to mz 1 power 1 minus e के पावर माइनस t अपॉन T1। सो mzt क्या है, ये अमाउंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन है एट द टाइम आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एक्साइटेशन पल्स। तो इसमें जो mzt है ये अमाउंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल क्या है, अमाउंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन एट टाइम आफ्टर द
रिमूवल ऑफ द एक्साइटेशन प्लस और MZ क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन है। T1 तो T1 रिकवरी टाइम है मिली सेकेंड में, इज़ द टाइम टेकन टू इंक्रीज द लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नेटाइजेशन बाय द फैक्टर E and this equation plots the size of the recovering and net magnetic vector as function of the time after the removal of the excitation pulse and the T1 recovery time. When T is equal to T1 and 63% of the longitudinal magnetization recovers. So when T is equal to 2 into T1 and 86% recovers, when T is equal to 3 by T1 and 95% recovers. So it usually takes between 3 and 5 T1 recovery times for full recovery to occur. And T1 recovery in fat. So T1 relaxation occurs as a result of spin exchanging the energy given to them by RF pulse to their surrounding environment. जो T1 रिलैक्सेशन होता है वो रिजल्ट होता है स्पिन्स का, जो कि एक्सचेंजिंग होते हैं, एनर्जी करते हैं गिवन बाय द RF pulse to their surrounding environment, and the efficiency of this process determines the T1 recovery time of the tissue in which they are situated. और जो एफिशिएंसी होती है इस प्रोसेस की डिटरमाइन करती है T1 recovery time of the tissue in which they are situated. And due to the fact that fat is able to absorb energy quickly and the T1 recovery time of the fat is very short, so that is spins disposes their energy to the surrounding and the fat tissues return to be not in a short time. So T1 relaxation times of brain tissues at 1 Tesla. T1 relaxation times of brain tissue in 1 Tesla. T1 relaxation वाटर का 2500 मिली सेकेंड होता है एंड फैट का 200 मिली सेकेंड, CSF का 2000 मिली सेकेंड एंड वाइट मैटर का 500 मिली सेकेंड T1 रिलैक्सेशन टाइम होता है. एंड T1 रिकवरी टाइम, रिकवरी इन द water. So water is very inefficient at receiving energy from space. Water क्या होता है, very inefficient होता है at receiving energy from the spin, and T1 recovery time of water is therefore quite long. इसी वजह से quite long होता है T1 recovery time. So spin takes a lot longer to dispose of their energy to the surrounding water tissue and return to the B naught. तो जो स्पिन होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है टू डिस्पोज ऑफ दियर एनर्जी टू द सराउंडिंग वाटर एंड वाटर टिश्यू एंड रिटर्न टू द बी नॉट. एंड इन एडिशन द एफिशिएंसी ऑफ स्पिन लैटिस एनर्जी ट्रांसफर डिपेंड्स ऑन द हाउ क्लोजली मोलिकुलर मोशन ऑफ द मोलिक्यूल्स matches the Larmor frequency, and if there is a good match between the rate of molecular tumbling and precessional frequency of spins, so energy is sufficient exchanged between hydrogen and surrounding molecular lattice. तो अगर देयर इज ए गुड मैच होता है बिटवीन द रेट ऑफ मोलिकुलर टम्बलिंग एंड द प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्पिन, सो एनर्जी इज इफिशिएंटली एक्सचेंज हो जाती है बिटवीन द हाइड्रोजन एंड सराउंडिंग मोलिकुलर लैटिस. एंड लार्मर जो होता है फ्रीक्वेंसी इज रिलेटिवली स्लो एंड देयरफॉर फैट इज मच बेटर एट दिस टाइप ऑफ एनर्जी एक्सचेंज दैन वाटर, so whose molecular motion is much faster than that of Larmor frequency. तो किसकी molecular frequency, whose molecular motion is much faster than that than the Larmor frequency. So this is another reason why fat has shorter T1 recovery than water. यही एक रीज़न है क्योंकि फैट में कम रिकवरी टाइम होता है देन द वाटर. एंड T1 रिकवरी इज
अफेक्टेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। T1 जो होता है रिकवरी अफेक्टेड होता है बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पिन विद इन द टिश्यू वेरी स्लाइटली। और जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी होती है स्पिन की वो विद इन टिश्यू वेरी करती है स्लाइटली थोड़ा सा। एंड एफिशिएंट एनर्जी एक्सचेंज ड्यू टू द मोलिकुलर मोशन ओनली अकर्स एट द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। और जो एफिशिएंट एनर्जी होती है एक्सचेंज होती है ड्यू टू द मोलिकुलर मोशन ओनली अकर्स at the larger frequency, and the larger frequency is proportional to the V naught, and therefore T1 recovery time takes longer as V naught increases. So because there are fewer molecules moving at relaxation causing frequencies. So control of T1 recovery. TR controls how much of the net magnetization vector in fat or water recovers before the application of the next RF pulse. So a short TR does not permit full longitudinal recovery in the most tissues, and that there is a different longitudinal component in fat and water. So these different longitudinal components are converted in different transverse components after the next excitation pulse has been applied. So as the net magnetization vector not recover completely to the positive longitudinal axis, so they are pushed beyond the transverse plane and by succeeding 90-degree RF pulse, and this is called saturation. तो व्हेन सैचुरेशन आकर जब सैचुरेशन होता है देयर इज ए कंट्रास्ट डिफरेंस होता है बिटवीन फैट एंड वाटर। सो ड्यू टू डिफरेंस इन द देयर T1 रिकवरी टाइम्स। जब सैचुरेशन होता है तो कंट्रास्ट डिफरेंस बिटवीन फैट एंड वाटर होता है ड्यू टू देयर T1 रिकवरी टाइम्स। सो ए लॉन्ग TR अलाउज फुल रिकवरी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट्स इन द मोस्ट ऑफ द टिश्यूज। So there is no difference in magnitude of their longitudinal components. So there is no contrast difference between fat and water due to differences in T1 recovery times. So when using a long TR, any differences seen in the contrast are due to differences in the number of protons. So जो there is no difference in contrast water and fat to difference in the T1 recovery times, and use करते हैं long TR को, and any differences seen in contrast are due to differences in the number of protons or proton density of each tissue, and the proton density of a particular tissue is an intrinsic contrast parameter. proton जो density होती है particular tissue में intrinsic contrast parameter होता है, therefore inherent to the tissue being imaged, and the key points of this chapter let's see. सो फैट में क्या होता है शॉर्ट T1 रिकवरी टाइम होता है, वाटर में लॉन्ग T1 रिकवरी टाइम होता है, क्योंकि फैट जो होता है एनर्जी ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेता है, जल्दी ऑब्जर्व कर लेता है, वाटर में टाइम लगता है। लॉन्ग T1 recovery is caused by spin lattice energy transfer. So the efficiency of the process depends on the inherent energy of the tissue and how well the rate of molecular tumbling matches Larmor. And T1 recovery times are dependent on magnetic field strength, and as field strength increases, जैसे जैसे field strength increase होती है tissue takes longer to relax, and T1 contrast is controlled by the TR, and for good T1 contrast the TR must be short. अगर अच्छा T1 contrast चाहिए तो फिर TR शॉर्ट होना चाहिए, और शॉर्ट किस में होता है फैट में होता है, एंड लॉन्ग किस में होता है वाटर में होता है। ओके चलो तो फिर अभी नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है T2 डीके, एंड सो T2 डीके क्या है। सो द T2 डीके कर्व ये है, आप लोग देख सकते हैं T2 कोहेरेंट ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन होता है T2 डीके में एंड टाइम के साथ, एंड T2 डीके इन फैट में दिखाया गया है। सो फैट लूजेस ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन क्विकली, फैट में ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन क्विकली होता है, लूज करता है, एंड कोहेरेंट ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन शो किया गया है। एंड फैट वेक्टर्स इन फेजेस, एंड फैट वेक्टर्स डी फेजेस, इसमें फेज में है फिर डी फेज में,
डिफेज भी हो जाते हैं क्विकली एंड फैट वेक्टर्स डिफेज्ड प्रॉपरली डिफेज्ड हो चुके हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं वाटर वेक्टर्स इन फेज, ये वाटर का दिखाया गया है T2DK इन वाटर। तो कोहेरेंट ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन, तो वाटर लूजेस ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन स्लोली। एंड यहाँ पे देख सकते हैं वाटर वेक्टर्स इन फेज, वाटर वेक्टर्स डिफेज स्लोली एंड वेक्टर्स स्टिल नॉट फुली डिफेज्ड। एंड यहाँ पे देख सकते हैं T2DK कव्स इन फैट एंड वाटर। तो ये फैट का है एंड ये वाटर का। लॉन्ग T2 इन वाटर एंड शॉर्ट T2 इन फैट एंड कोहेरेंट ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन शो किया गया। लार्जर कंट्रास्ट डिफरेंस बिटवीन फैट एंड वाटर, स्मॉल कंट्रास्ट डिफरेंस यहाँ पे होता है बिटवीन फैट एंड वाटर। एंड लेट्स सी द थ्योरी। सो T2DK is caused by the interaction between the magnetic field in neighboring spins। T2DK किसकी वजह से होता है? interaction between the magnetic fields of the neighboring spins, so it is called spin and it occurs as a result of intrinsic magnetic fields of the nuclei interacting with each other। तो ये क्यों होता है? रिजल्ट होता है इंट्रिंसिक मैग्नेटिक फील्ड का ऑफ द न्यूक्लियाई इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर, इसको स्पिन भी बोलते हैं। दिस प्रोड्यूसेस ए लॉस ऑफ फेज, ये प्रोड्यूस करता है लॉस ऑफ फेज कोहेरेंस और डिफेजिंग एंड रिजल्ट इन द डीके ऑफ द नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इन द ट्रांसवर्स प्लेन। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? लॉस ऑफ फेज कोहेरेंस या फिर डिफेजिंग की वजह से, एंड रिजल्ट होता है इन द डीके ऑफ द नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर ऑफ द ट्रांसवर्स प्लेन एंड it is an exponential process and occurs at different rates in different tissue। ये एक एक्सपोनेंशियल प्रोसेस होता है और एक डिफरेंट रेट्स में होता है इन डिफरेंट टिश्यू। एंड T2DK टाइम ऑफ द पर्टिकुलर टिश्यू इज एन इंट्रिंसिक कंट्रास्ट पैरामीटर। जो T2DK टाइम होता है वो पर्टिकुलर टिश्यू में एक इंट्रिंसिक कंट्रास्ट पैरामीटर होता है एंड is inherent to the tissue being imaged। T2DK time is a particular tissue is an intrinsic contrast parameter होता है, inherent to the tissue being imaged होता है, and it is the time it takes for 63% of the transverse magnetization to be lost due to dephasing। और ये टाइम होता है to take for 63% of the transverse magnetization to be lost due to dephasing, and that is transverse magnetization। It is reduced by 63% of its original value and 37% remains, and the period of time during which this occurs is the time between the excitation pulse and MR signal for the TE। ये जो पीरियड होता है टाइम का ड्यूरिंग विच द दिस occurs is the time between the excitation pulse and MR signal or the time of echo। So the time of echo therefore determines how much T2DK occurs in a particular tissue। टाइम ऑफ इको क्या डिटरमाइन करता है कि हाउ मच T2DK अकर होता है इन ए पर्टिकुलर टिश्यू। एंड T2DK टाइम्स ऑफ ब्रेन टिश्यू एट 1 टेस्ला। इक्वेशन क्या है? तो mxyt इज इक्वल टू mxy e⁻ t/t2। So mxyt is the amount of transverse magnetization at time t after the removal of the excitation pulse, and mxy is the transverse magnetization, T2 is the T2DK time in millisecond and is the time taken to the reduce transverse magnetization by a factor of E। and this equation plots the size of the decaying transverse magnetization as the function of the time after the removal of the excitation pulse and T2DK time when T is equal to T2 and 63% of the coherent transverse magnetization has decayed and 37% remains। Okay, and T2DK in fat।
सो T2 डीके फैट में कैसे होता है? So T2 relaxation occurs as a result of the spin of the adjacent nuclei interacting with each other. So that efficiency this process depends on how closely packed molecules are to each other, and in fat में molecules are closely packed together so that spin is efficient, and the T2 टाइम ऑफ फैट इज़ देयरफॉर वेरी शॉर्ट, इसीलिए T2 टाइम फैट का शॉर्ट होता है क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं एंड स्पिन मूवमेंट हो पाती है वेरी ईजिली एफिशिएंट होती है, एंड इन वाटर द मोलिक्यूल आर स्पेस्ड अपार्ट सो द स्पिन इज़ नॉट एफिशिएंट एंड T2 टाइम ऑफ वाटर देयरफॉर वेरी लॉन्ग, एंड control of T2 decay. TE time of echo controls how much transverse magnetization has been allowed to decay in fat and water in the signal is read. So a short TE does not permit full dephasing in either fat or water. जो short time of echo होता है does not permit full dephasing in either fat or water, and their coherent transverse components are similar. So there are little contrast difference between fat and water due to differences in T2 decay and using a short TE. So a long T time of echo allows dephasing of the transverse component in fat and water. There is a contrast difference between fat and water due to differences in T2 decay time when using a time of echo. तो जो लॉन्ग टी होता है डिफेस करता है इन द ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स इन द फैट एंड वाटर, सो देयरफॉर there is a contrast difference between the fat and water due to differences in T2 decay times. Okay, and now so T2 decay is affected by the strength of the external magnetic field, and spin processes are more efficient when molecular motion occurs at larger frequency. So T2 decay time कैसे affected होता है? By the strength of external magnetic field, and spin processes are more efficient when molecular motion occur at the larger frequency, and larger frequency is proportional to B naught, and therefore T2 decay takes longer as B naught increases. So because there are fewer molecules moving at the relaxation causing frequencies. So it should noted that fat and water represent the extremes in image contrast. Other tissues such as muscle, grey matter and white matter have contrast characteristics that fall between fat and water. एंड जो बाकी टिश्यूज़ होते हैं फैट एंड वाटर के बीच में आते हैं, एंड इक्वेशंस ऑफ T2 डीके. सो वाटर का जो T2 डीके टाइम होता है 2500 मिली सेकेंड होता है, फैट का 100, CSF का 300 एंड वाइट मैटर का 100 होता है. सो डिड यू नो स्टेशनरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेफर्स टू द ऑब्जर्वर viewing something moving. So you and the room are situated in the stationary, so what you are observing moves. So rotating frames in reference there refers to the observer viewing from a different perspective. एक पर्सपेक्टिव होता है जिससे लगता है कि वो मूव कर रहा है, and imagine you are the thing that moves, that would the room look like, and you would appear stationary and the room would appear to move. So a good example of this is to imagine net magnetization vector relaxing back to the B naught. If you were to observe this from the stationary frame of reference, the net magnetization vector relaxes. It also precesses around B naught. If you are looking at this from rotating frame, however, you become the net magnetization vector as if you ride along with it, and from this perspective the room moves around you and net magnetization vector, and you just smoothly relax back to the B naught. And other words, from rotating frame and references, it is room that precesses relative to the net magnetization vector rather than the net magnetization vector are related to the room and with the stationary frame to reference.
सो द की पॉइंट्स कौन कौन से हैं इस चैप्टर के देख लेते हैं। फैट का शॉर्ट T2 होता है, वाटर का लॉन्ग T2 डीके टाइम होता है, एंड T2 डीके इज कॉज्ड बाय स्पिन एनर्जी ट्रांसफर एंड एफिशिएंसी ऑफ दिस प्रोसेस depends on how closely to the molecules are packed together, and T2 decay times are dependent on magnetic field strength. As field strength increases, tissues takes longer to dephase, and T2 contrast is controlled by time of echo, and for good T2 contrast, time of echo must be long. And okay, now T1 weighing. What is the T1 weighing? तो यहाँ पे दिखाया गया है T1 वेटेड इमेज ऑफ द ब्रेन। ये T1 वेटेड इमेज है ब्रेन की, एंड ये कोरोनल T1 वेटेड इमेज ऑफ द नी है, एंड ये एक्सियल सेक्शन है, ब्रेन का एक्सियल सेक्शन है, नी का कोरोनल है, एंड ये सजाइटल सेक्शन ऑफ द T1 वेटेड इमेज ऑफ द लंबा स्पाइन। लंबा स्पाइन का सजाइटल सेक्शन है T1 वेटेड इमेज। सो चलो देख लेते हैं क्या होता है। ऑल इंट्रिंसिक कंट्रास्ट मैकेनिज्म affect contrast regardless of the pulse sequence used. For example, tissues with a low proton density and air are always dark on MR image, and tissues in which spins move may be darker or bright depending on their velocity and the pulse sequence used. तो जो ऑल्ड इंट्रिंसिक कंट्रास्ट मैकेनिज्म होते हैं अफेक्ट करते हैं इमेज कंट्रास्ट को रिगार्डलेस टू द पल्स सीक्वेंस यूज, एंड फॉर एग्जांपल टिश्यू विद लो प्रोटॉन डेंसिटी है ये एंड एयर है और ऑलवेज डार्क दिखते हैं हमारे इमेज में, एंड टिश्यूज इन विच स्पिन मूव में बी डार्क, और जिसमें स्पिन मूव करते हैं मे बी डार्क और ब्राइट डिपेंडिंग ऑन देयर वेलोसिटी एंड पल्स सीक्वेंस यूज्ड. Okay, so in order to produce images where the contrast is predictable, parameters are selected to weight the image towards one contrast mechanism and away from the others. So in order to produce images को produce करने के लिए contrast predictable होता है and parameters select किए जाते हैं to weight the image and towards one contrast mechanism away from the others. So this is achieved by understanding how extrinsic contrast parameters determine the degree to which intrinsic contrast parameters are allowed to affect image contrast, and extrinsic contrast parameters must be manipulated to the eccentric one intrinsic contrast parameter and diminish the others. And flow and ADC effect द डिस्कस्ड लेटर, जो फ्लो और ADC होते हैं वो अफेक्ट करते हैं जो कि लेटर डिस्कस्ड किए जाते हैं, एंड आर नॉट इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग डिस्कस. एंड प्रोटॉन डेंसिटी, जो प्रोटॉन डेंसिटी होती है वो कैन नॉट इफेक्ट्स कैन नॉट बी चेंज, प्रोटॉन डेंसिटी के इफेक्ट चेंज नहीं हो सकते. एंड T1 T2 इन्फ्लुएंसेस आर मैनिपुलेटेड बाई चेंजिंग द TR एंड TE बाई द फॉलोइंग वे. सो T1 वेटेड इमेजेस जो होती हैं डिफरेंसेस इन T1 रिलैक्सेशन टाइम्स ऑफ टिश्यूज आर एसेंट्रिक एंड T2 effects are reduced. So to achieve ATR is selected, there is salt enough to ensure that net magnetization vector in neither fat or water has had time to fully relax back to the V naught before the application of the next excitation pulse. And the net magnetization vector in both fat and water is saturated. So if TR is long and the net magnetization vector in both fat and water requires the respective T1 relaxation times can no longer be distinguished. तो अगर TR लॉन्ग है और नेट मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इन बोथ फैट एंड वाटर रिकवर करते हैं इन द रिस्पेक्टिव T1 रिलैक्सेशन टाइम्स कैन नो लॉन्गर बी डिस्टिंग्यूश किया जा सकता है. तो T1 weighted image is an image whose contrast is predominantly due to the differences in T1 recovery times of the tissue. So for T1 weighing, differences between the T1 times of the tissues and exaggerated and achieve the TR must be shorter.
तो T1 वेटेड इमेज के लिए एक इमेज होती है जो कि कंट्रास्ट इज प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू द डिफरेंसेस जो होते हैं T1 रिकवरी टाइम्स ऑफ टिश्यूज से। तो T1 वेइंग जो डिफरेंसेस होते हैं बिटवीन T1 टाइम्स ऑफ द टिश्यूज एंड एक्सैग्रेटेड टू अचीव दिस TR मस्ट बी शॉर्ट होना चाहिए एंड दिस सेम टाइम हाउ T2 effects minimized to avoid mixing weighing to diminish T2 effect. The TE must also be short time of echo. So T1 weighted images tissue containing a high proportion of fat with short T1 relaxation times are bright and high signal hyperintensity. जो T1 weighted images होती हैं टिश्यूज जो कंटेन करते हैं हाई प्रोपोर्शनल ऑफ फैट, T1 में जो हाई जहाँ पे फैट होता है वहाँ पे शॉर्ट T1 रिलैक्सेशन टाइम होता है तो वो ब्राइट दिखती हैं, हाइपर इंटेंस या फिर हाई सिग्नल प्रोड्यूस करती हैं बिकॉज दे रिकवर मोस्ट ऑफ दियर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन ड्यूरिंग short TR period and therefore more magnetization is available to be flipped into the transverse plane by the next RF pulse and contribute to the signal. And tissues containing a high proportion of water, और जो टिश्यूज़ होते हैं जिसमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर होता है विथ लॉन्ग T1 रिलैक्सेशन टाइम्स और डार्क एंड लो सिग्नल हाइपो इंटेंस। जो टिश्यूज़ जिसमें है हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर होता है विथ लॉन्ग T1 रिलैक्सेशन टाइम होता है वो डार्क दिखते हैं, लो सिग्नल होते हैं, हाइपो इंटेंस होते हैं बिकॉज दे डू नॉट रिकवर मच ऑफ दियर लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन ड्यूरिंग द शॉर्ट TR पीरियड एंड therefore less magnetization is available to be flipped into the transverse plane by the next RF pulse and contribute to the signal. And T1 weighted image best demonstrate anatomy but also show pathology if used after contrast enhancement. T1 weighted इमेज जो होती है वो बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट करती है एनाटॉमी को, वाइट मैटर वाइट दिखता है, ग्रे मैटर ग्रे दिखता है एंड इसमें पैथोलॉजी भी देख सकते हैं जब कंट्रास्ट को इनहेंस करेंगे तो। एंड लेट्स सी नेक्स्ट पेज। सो सिग्नल इंटेंसिटीज इन T1 वेटेड इमेजेस। सो हाई सिग्नल किस में होते हैं, फैट में होते हैं एंड हाई सिग्नल हाइपर इंटेंस ब्राइट दिखते हैं ये फैट, हेमेंजियोमा, इंट्राओसियस लिपोमा, रेडिएशन चेंज, डिजनरेशन, फैटी डिपोजिशन, मेथेनोग्लोबिन सिस्ट एंड प्रोटीनेसिस, फ्लूइड एंड पैरामैग्नेटिक कंट्रास्ट एजेंट्स एंड स्लो फ्लोइंग ब्लड। एंड लो सिग्नल किस में होता है, लो सिग्नल जो होते हैं मतलब कि हाइपो इंटेंस या फिर ब्लैक या तो कॉर्टिकल बोन, एवेस्कुलर नेक्रोसिस, इन्फेक्शन, ट्यूमर, स्क्लेरोसिस, सिस्ट, कैल्सिफिकेशन। एंड नो सिग्नल किस में शो होते हैं, एयर में, फास्ट फ्लोइंग ब्लड में, टेंडन्स में, कॉर्टिकल बोन्स में, स्कार टिश्यू में, कैल्सिफिकेशन में। एंड टिपिकल वैल्यूज़। सो टिपिकल वैल्यू TR जो होती है 400 to 700 मिली सेकेंड, शॉर्टर इन ग्रेडियंट इको पल्स सीक्वेंस। जो TR टाइम ऑफ रिलैक्सेशन होता है इन द T1 वेटेड इमेजिंग में 400 to 700 मिली सेकेंड होता है, शॉर्टर होता है इन द ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेज में टाइम ऑफ इको 10 से 30 मिली सेकेंड शॉर्टर होता है इन द ग्रेडियंट इको सीक्वेंस में। एंड द प्रिंसिपल पल्स सीक्वेंसेज दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग T1 वेटेड इमेजेस आर स्पिन इको। T1 वेटेड इमेज मतलब किस में होता है, स्पिन इको में होता है, टर्बो स्पिन इको में होता है, इन्वर्जन रिकवरी में होता है एंड इनकोहेरेंट ग्रेडियंट इको में होता है। की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर चलिए देख लेते हैं। सो थिंग्स टू रिमेंबर, ऑल इंट्रेंसिक कंट्रास्ट पैरामीटर्स कंट्रीब्यूट टू द इमेज कंट्रास्ट एंड एक्सट्रिंसिक कंट्रास्ट पैरामीटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल हाउ मच इन्फ्लुएंस ईच इंट्रेंसिक पैरामीटर हैज़ ऑन image contrast. So TR controls T1 contrast and TE controls T2 contrast. एंड TR जो होता है T1 कंट्रास्ट को कंट्रोल करता है, टाइम ऑफ इको जो होता है T2 कंट्रास्ट को कंट्रोल करता है। एंड टू प्रोड्यूस ए T1 वेटेड इमेज इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट कंट्रास्ट इन विच द differences in the T1 recovery times of the tissue dominate
Image contrast, a short TR 400 millisecond combined with a short T maximizes T1 and minimizes T2 contrast, and T1 weighted images are for anatomy and pathology post contrast enhancement. एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, T2 वेइंग. तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा T2 वेइंग. सो एक्सियल सेक्शन T2 वेटेड इमेज का देख लीजिए. तो एक्सियल T2 वेटेड इमेज ये है, ये ब्रेन तो नहीं है, ये नी है. एंड हाँ, ये एक्सियल सेक्शन है और ये कोरोनल सेक्शन है. गलत यहाँ पे लिखा हुआ है. ये जो है ये कोरोनल सेक्शन ऑफ द नी है. ये एक्सियल सेक्शन ऑफ एक्सियल T2 वेटेड इमेज ऑफ द रिस्ट है. एंड ये कोरोनल सेक्शन ऑफ द T2 वेटेज इमेज ऑफ द ब्रेन है. अरे ब्रेन नहीं, सॉरी, ये मतलब कोरोनल सेक्शन ऑफ द नी है. एंड ये जो है सजाइटल T2 वेटेड इमेज ऑफ द थोरेसिक स्पाइन है. तो देख लेते हैं. हाँ, सो ऑल इंट्रिंसिक कंट्रास्ट पैरामीटर्स अफेक्ट इमेज कंट्रास्ट रिगार्डलेस ऑफ पल्स सीक्वेंस. सो TR एंड T यूज्ड फॉर एग्जांपल. जो इंट्रिंसिक कंट्रास्ट पैरामीटर्स होते हैं अफेक्ट करते हैं इमेज कंट्रास्ट को रिगार्डलेस ऑफ द पल्स सीक्वेंस. एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन और टाइम ऑफ पीक को यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल टिश्यूज विद ए लो प्रोटॉन डेंसिटी एयर एंड आर ऑलवेज डार्क ऑन MR इमेज. जिसमें लो प्रोटॉन डेंसिटी होती है और एयर होता है वो ऑलवेज डार्क दिखते हैं इमेज में. एंड टिश्यूज इन विच न्यूक्लियाई मूव में डार्क और ब्राइट डिपेंडिंग ऑन दियर वेलोसिटी. और जो टिश्यू होते हैं जैसे कि न्यूक्लियाई जिसमें मूव करते हैं वो डार्क हो सकते हैं, ब्राइट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दियर वेलोसिटी एंड पल्स सीक्वेंस यूज्ड. कौन सा पल्स सीक्वेंस यूज किया जा रहा है. सो देयरफॉर पैरामीटर्स आर selected to weight the image towards on one contrast mechanism and away from the other. So this is achieved understanding how extrinsic contrast parameters determine the degree to which intrinsic contrast parameters are allowed to affect image contrast. So extrinsic contrast parameters जो होते हैं must be manipulated to accentuate one intrinsic contrast parameter and diminish the others. So flow and ADC effect डिस्कस किए जाएंगे later and are not included following डिस्कशन. प्रोटॉन डेंसिटी इफेक्ट जो होते हैं कैन नॉट भी चेंज नहीं किया जा सकते हैं. T1 T2 इन्फ्लुएंसेस आर मैनिपुलेटेड by changing the TR and TE in the following way. So T2 weighted image जो होती है T2 differences in the T2 relaxation times of tissues are accentuated and T1 effects are reduced. जिसमें T1 effects are reduced होते हैं. So to achieve this a long TE is selected to ensure that net magnetization vector in both fat and water had times to decay. And if the time of echo is too short, the net magnetization vector in neither fat nor water has had time to decay and the respective T2 times cannot be distinguished. So a T2 weighted image is an image whose contrast is predominantly due to the difference in the T2 decay times of the tissue. तो T2 weighted image होती है an image होती है वो जो contrast is predominantly due to the differences in the T2 weighted image of the tissue. So T2 weighted weighing that is the difference between T2 times of weights of tissues are exaggerated. So there is the TE time of echo must be long and at the same time however T1 effects must be minimized. जैसे कि T2 के लिए T लॉन्ग होना चाहिए एंड T1 इफेक्ट्स मिनिमाइज होने चाहिए to avoid mixed weighing and to diminish T1 effects the TR must be long.
टी आर भी लॉन्ग होना चाहिए। सो टिश्यूज कंटेनिंग ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ फैट विद ए शॉर्ट टी टू डी के टाइम आर डार्क होते हैं। लो सिग्नल्स हाइपो इंटेंस बिकम दे लूज मोस्ट ऑफ दियर कोहरेंट ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पिको पीरियड एंड सिग्नल्स इंटेंसिटी सीन इन टी टू वेइंग इमेजेस। तो हाई सिग्नल किस में होते हैं? वाटर में, साइनोवियल फ्लूइड में, हेमेंजियोमा में, हेमेंजियोमा इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, एडिमा, सम ट्यूमर्स, हेमरेज एंड स्लो फ्लोइंग ब्लड एंड सिस्ट में। और लो सिग्नल किस में होते हैं? कॉर्टिकल बोन आइलैंड्स एंड डिऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड हीमोसिडेरिन एंड कैल्सिफिकेशन एंड T2 पैरामैग्नेटिक एजेंट्स। तो नो सिग्नल किस में होते हैं? एयर में, फास्ट फ्लोइंग ब्लड में, टेंडन्स में, कॉर्टिकल बोन में, स्कार टिश्यू में एंड कैल्सिफिकेशन में। तो चलो देख लेते हैं नेक्स्ट। तो टिश्यूज कंटेनिंग ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ फैट, इसमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ वाटर होता है विद ए लॉन्ग T2 डी के टाइम आर ब्राइट होते हैं। हाई सिग्नल हाइपर इंटेंस होते हैं बिकॉज दे रिटेन मोस्ट ऑफ दियर ट्रांसवर्स कोहेरेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इको। सो T2 weighted images best demonstrate pathology as the most pathology has increased water content, so is the therefore bright on the T2 weighted images. So water is bright and most of the pathology as white water, तो वाटर की वजह से इसमें पैथोलॉजी बेस्ट डिमॉन्स्ट्रेट होती हैं इन द T2 weighted images में। एंड टिपिकल वैल्यूज टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इसमें 2000 प्लस मिली सेकेंड। हाउ मच शॉर्टर इन ग्रेडियंट इको सीक्वेंसेज एंड टाइम ऑफ इको 70 प्लस मिली सेकेंड होता है। शॉर्टर इन ग्रेडियंट sequences and principal plus sequences that are capable of producing T2 weighing images are so spin echo, turbo spin echo, stir या flare and following pulse sequences produce T2 weighing that has similar characteristic in that water is bright, however contrast in other tissue may be different. So coherent gradient echo and balanced gradient echo. So key points of this chapter are summarized in the below. So all intrinsic contrast parameters contribute to the image contrast. Extrinsic contrast parameters are used to control how much influence each intrinsic parameters has on image contrast. तो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कंट्रोल करता है T1 कंट्रास्ट को, टाइम ऑफ इको कंट्रोल करता है T2 कंट्रास्ट को। तो टू प्रोड्यूस ए T2 weighted image इट इज़ नेसेसरी टू क्रिएट कंट्रास्ट in which the differences in T2 decay times of the tissues dominate each other. तो क्या है T2 weighted प्रोड्यूस करने के लिए नेसेसरी होता है कंट्रास्ट को क्रिएट करना, डिफरेंसेस इन द T2 decay टाइम्स ऑफ द टिश्यूज एंड ए लॉन्ग TR चाहिए 4000 मिली सेकेंड कम्बाइंड विद ए लॉन्ग टाइम ऑफ इको 100 मिली सेकेंड मिनिमाइजेस T1 एंड मैक्सिमाइजेस T2 contrast respectively. And T2 contrast is T2 weighted images are used for the pathology, best for the pathology imaging. And proton density weighting imaging, PD weighing. So ये है PD weighing axial proton density weighted image of the brain. ये axial है proton density weighted image of the brain. And ये क्या है? एक्सियल प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज ऑफ द नी, ये नी का इमेजिंग है एक्सियल। एंड ये सजाइटल प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज ऑफ द एंकल है। सो चलिए देख लेते हैं। ऑल इंट्रिंसिक कंट्रास्ट पैरामीटर्स अफेक्ट, जो अफेक्ट करते हैं इमेज कंट्रास्ट को रिगार्डलेस ऑफ पल्स सीक्वेंस। TR एंड T इज यूज फॉर टिश्यूज ए लो प्रोटॉन डेंसिटी AR आर ऑलवेज डार्क ऑन MR इमेज एंड टिश्यूज इन विच
Nuclei move away dark or bright depending on their velocity and pulse sequence used. And therefore parameters are selected to weight the image towards in contrast and mechanism away from the others. So this achieved by understanding how extrinsic parameters determine the degree to which intrinsic contrast parameters are allowed. And ये अभी सब में हमने देख रखा है, अभी इम्पोर्टेंट देखते हैं. So in a proton density weighing image, differences in the proton densities, number of hydrogen protons in the tissues are demonstrated. So to achieve this, both T1 and T2 effects are diminished. Selecting a long TR reduces T1 effects and T2 effects are diminished by selecting a short TE. A proton density weighted image is an image whose contrast is predominantly due to difference in the proton density of the tissues. तो क्या है कि जो प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेजेस होती हैं डिफरेंस में होती हैं इन द प्रोटॉन डेंसिटी के जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन होते हैं इन द टिश्यू में आर डेमोन्स्ट्रेट किया जाते हैं टू अचीव द बोथ T1 एंड T2 इफेक्ट्स आर डिमिनिस्ड एंड सेलेक्ट किए जाते हैं. लॉन्ग TR रिड्यूस करता है T1 इफेक्ट को एंड T2 इफेक्ट्स आर डिमिनिस्ड बाय सेलेक्टिंग शॉर्ट TE एंड लॉन्ग TR इसमें यूज होता है प्रोटॉन डेंसिटी के लिए. प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज इज एन इमेज whose contrast is predominantly due to differences in the proton density of the tissue. So tissues with a low proton density are dark होते हैं, जिसमें लो प्रोटॉन डेंसिटी होती है, लो सिग्नल हाइपो इंटेंस होते हैं एंड बिकॉज द लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिजल्ट्स इन ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन एंड सिग्नल्स इंटेंसिटी सीन इन प्रोटॉन डेंसिटी इमेजेस. हाई सिग्नल क्या क्या शो करते हैं? CSF, synovial fluid, slow flowing blood, inflammation, edema, cyst and fat. एंड लो सिग्नल किस में आते हैं? एयर में, फास्ट फ्लोइंग ब्लड में, टेंडन्स में, कॉर्टिकल बोन में, स्कार टिश्यू में एंड कैल्सिफिकेशन में. एंड नाउ टिश्यूज विथ हाई प्रोटॉन डेंसिटी आर ब्राइट. जिसमें हाई प्रोटॉन डेंसिटी होती है वो ब्राइट होते हैं, हाइपर इंटेंस होते हैं बिकॉज द हाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिजल्ट इन ए लार्ज कंपोनेंट ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन. सो कॉर्टिकल बोन एंड एयर आर ऑलवेज डार्क ऑन MR images regardless of weighing and they have low proton density and they are for return little signal. So proton density weighted images show anatomy and some pathology. इसमें एनाटॉमी शो होती हैं, सम पैथोलॉजी ऑल्सो शो होती हैं. टिपिकल वैल्यू इसमें क्या होती है? लॉन्ग TR एंड शॉर्ट TE. तो लॉन्ग TR 2000 होता है एंड शॉर्ट TE होता है 10 to 30 मिलीसेकेंड. एंड टिपिकल वैल्यूज़ ये हैं. तो जो T1 में था उसमें क्या था? शॉर्ट TR होना चाहिए एंड शॉर्ट TE होना चाहिए. और जबकि उसमें T2 वेइंग में क्या था? उसमें शॉर्ट TR, लॉन्ग TR और लॉन्ग TE होनी चाहिए. एंड इसमें प्रोटॉन डेंसिटी वेइंग में क्या है? लॉन्ग TR एंड शॉर्ट TE होनी चाहिए. एंड मेन पल्स सीक्वेंसेस जो कि यूज किए जाते हैं ऑब्टेन करने के लिए प्रोटॉन डेंसिटी वेइंग इमेजेस. तो कौन कौन से? स्पिन इको एंड टर्बो स्पिन इको यूज होते हैं, जिनको आगे हम लोग पढ़ेंगे. सो अदर टाइप्स ऑफ वेइंग, flow and ADC of the tissue also affect weighing as they are intrinsic contrast mechanism. Flow mechanism can be used to weighing the image, specifically flowing spin. So flow related imaging is achieved in MR angiography techniques. So ADC related to which weighing is achieved in diffusion weighing, जो कि हम नेक्स्ट फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे. एंड ऑल कंट्रास्ट पैरामीटर्स जो होते हैं, ऑल द कंट्रास्ट पैरामीटर्स contribute to image contrast and extrinsic contrast parameters are used to control how much influence each intrinsic parameters has on image contrast. So TR जो होता है वो कंट्रोल करता है T1 कंट्रास्ट को एंड TE जो होता है वो कंट्रोल करता है T2 कंट्रास्ट को. TE जो होता है T2 हाई T2 होता है तो T2 कंट्रास्ट एंड
टी आर जो होता है हाई होता है तो T1 कंट्रास्ट होता है। टू प्रोड्यूस पी डी to produce proton density imaging, it is necessary to create contrast in which differences in the proton density of the tissue dominate image contrast. So a long TR combined with a short T minimizes T1 and T2 contrast respectively, so that proton density weighing can dominate कर सकती है। एंड proton density weighted images are used for anatomy and pathology, एनाटमी और पैथोलॉजी के लिए यूज की जाती हैं। एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? तो द नेक्स्ट चैप्टर इज कन्वेंशनल स्पिन इको। तो कन्वेंशनल जो स्पिन इको होता था वो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो वी विल डू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, like, share, subscribe and follow for the more